ऑनलाइन ठगी के मामले में बालाघाट पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी सफलता प्राप्त की है। 64 वर्षीय बुजुर्ग महिला से ऑनलाइन ठगी होती है। इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 40 लाख रुपए नकदी जब्त किए हैं। दरअसल महिला रिटायर्ड हुई, ये बात ठगों को पता चल गई तो उन्होंने फिर महिला को फ़ोन किया और बताया कि साहब आपने कभी कोई पॉलिसी ली थी, वो मैच्योर्ड हो गई है। थोड़ा थोड़ा पैसा उनसे अपने मोबाइल से डलवाया, खाते में ट्रांसफ़र करवाया और ऐसे करते करते महिला ने 41 लाख रुपए जमा करवा दिए। महिला को शक हुआ कि साहब पैसा तो रिटर्न नहीं आ रहा है, पॉलिसी का पैसा, जो पैसा गया वो भी पैसा चला गया। तो फिर उन्होंने शिकायत की। इस मामले में पुलिस ने अलग अलग टीम बनाई, दिल्ली अलग अलग स्थानों पर टीम गई, बिहार तक टीम गई और 6 आरोपियों को गिरफ्तार की, जिसमें 6 आरोपी राहुल उम्र 37 वर्ष निवासी नवादा तहसील आरा जिला भोजपुर बिहार, हिमांशु उम्र 29 वर्ष निवासी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, ब्रजेश उम्र 44 वर्ष निवासी गौतम बुद्ध नगर नोएडा, सतपाल पिता बजरंगी उम्र 50 वर्ष निवासी गाजियाबाद, अभी वर्तमान में दिल्ली में रहता है। अमन उम्र 32 वर्ष शाहदरा दिल्ली का रहने वाला है। वहीं अंकित वर्मा उम्र 30 वर्ष जालमपुर बोरिया हाल मुकाम नोएडा में रहता है। इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, रिमांड ली गई है। इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक बालाघाट आदित्य मिश्रा और फरियादी शोभा सोनेकर पूरी जानकारी दे रहे हैं। उस पूरी जानकारी को सुनिए, कैसे ठगी हुई और कैसे आरोपी तक पुलिस पहुंची। हमारी फरियादियाँ शोभा मैडम है, जिन्होंने अभी रिटायर हुई हैं विभाग से, और बहुत दुख की बात है कि उनको संपर्क किया किसी ने कि भाई आपने कोई ऑनलाइन पॉलिसी जो ली थी पहले, उसके शायद आप प्रीमियम नहीं भर पाए हो, तो पॉलिसी आपकी मैच्योर हो गई है, अगर आप प्रीमियम भर दोगे तो आपको एक बहुत मोटी राशि जो रिटायरमेंट के बाद मिलती है वो मिल जाएगी। और जैसा कि रहता है कि अपने भविष्य को सुनहरा करने के लिए हर व्यक्ति सोचता है कि अगर मेरी कोई पुरानी चीज़ हो उसको कर लें, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही कॉमन मोडस ऑपरेंडा है किसी भी साइबर फ्रॉड के लिए। तो जब ये हमारे पास आई तब इन्होंने बताया कि मैं पिछले साल सितंबर 2024 के बाद से, जब मेरे को पहली बार ये आरोपियों ने संपर्क किया था, वहाँ से लेकर अगले 6 महीने तक लगातार थोड़ा थोड़ा करके उनको करीबन 44 लाख रुपए जो है उनके खातों में ट्रांसफ़र कर चुकी हूँ। कभी एक खाते में ट्रांसफ़र कराते थे, कभी दूसरे खाते में ट्रांसफ़र कराते थे, फिर इसके बाद कभी इनको रिसीट्स भेजते थे कि आपका जो पैसा आपने जमा कराया है ये इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास हमने जमा कर दिया है। ऐसे करके बेचारी मुझे लगता है 6-7 महीने तक परेशान होती रही। उसके बाद जब उनको समझ में आने लगा, और काफ़ी दिनों तक उसके बाद भी, चौथे महीने के बाद भी उनसे लगातार संपर्क करके ये पूछती नहीं कि भाई हमारे पॉलिसी का जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो हमें कब प्राप्त होगा। और जब उनको 2-4 महीने बाद समझ में आया कि यार बार बार संपर्क करने के बाद नंबर बदलते जा रहे हैं, फ़ोन नहीं उठाते हैं, फ़ोन स्विच ऑफ कर लेते हैं, तब उन्होंने पहली बार हमें संपर्क किया था। पहली बार जब हमें संपर्क किया था हमें भी लगा था कि भाई इतना पुराना क्योंकि केस हो चुका है और लगातार काफ़ी लंबे समय से इस तरह का उन लोगों ने पैसा इनसे अकाउंट में डलवा दिया है। हमने जब इसकी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो पता चला कि ऑलमोस्ट सारा पैसा जो है वो जिस दिन फ्रॉड के अमाउंट को निकाला जाता था उसी दिन उसका कैश विड्रॉल हो जाता था। पहले वो एटीएम में जाता था, एटीएम के माध्यम से वो मल्टीपल अकाउंट्स में ट्रांसफ़र होता था और लेयरिंग होने के बाद वो अलग अलग जगह से विड्रॉ हो जाता था। मुझे लगता है जो हमारी साइबर फाइनेंशियल एनालिसिस की टीम है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने इन सारे लेयर्स को पढ़ने के बाद एक पैटर्न्स डेवलप किए कि ये सारा पैसा जो मूवमेंट हो रहा है ये कहाँ से हो रहा है। एक चौंकाने वाली बात ये थी कि जिन कंपनीज़ के नाम पे ये अकाउंट्स खोले गए थे उन कंपनीज़ का अगर आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन देखेंगे तो करोड़ों में मूवमेंट हो रहा है पैसे का, जबकि जब हमने उनके एसेट्स का निकाला तो पता चला कि उनका कोई भी फिजिकल एसेट्स ऐसे है नहीं। एक छोटी सी जगह पे दुकान के नाम पे वो कंपनीज चला रहे हैं और पर फाइनेंशियल एसेट्स जो अकाउंट्स में मूवमेंट हो रहा है वो काफ़ी बड़ी संख्या में हो रहा है। साथ ही साथ इसके साथ एक विशेष चीज़ पता चली कि जो भी बैंक अकाउंट नंबर्स हैं उसमें बार बार मोबाइल नंबर्स चेंज होते जाते हैं और चेंज होने के बाद वो किसी न किसी ऐसे आदमी के नाम पे होते हैं जिसको जब हमने टच किया या उनसे स्टेटमेंट ली तो पता चला कि कोई मजदूर है, कोई काम कर रहा है, किसी को बोला कि भाई आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा आना है, उसके लिए आपका खाता खुला लीजिए, आपको किसी सरकारी स्कीम का खाता लिए आना है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि ये जो स्कीम है ये पूरी चलाई इसलिए जा रही है कि लोगों का पैसे को रीडाउट करके लेयरिंग करके उसके बाद विड्रॉ किया जा सके। तो लगातार हम लोग पिछले 1-1.25 महीने से हमारी टीम्स इसमें काम कर रहे थे। पहले हमने बड़ा साइलेंटली इसके पूरे फाइनेंशियल ट्रेल को इस्टेब्लिश किया। इस्टेब्लिश करने के बाद फिर हमने एक साथ मल्टीपल टीम्स बना के रेड की, जिसमें रेड में वाराणसी था, नोएडा था, गाजियाबाद था, न्यू दिल्ली था और बिहार थी। और हमें एक साथ रेड करना इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि हमें पता था कि अगर एक बार भी किसी को चेन में पता लग गया कि पुलिस उनके बारे में जानने लगी है तो फिर उसके बाद बाकी लोग अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लेते हैं या लोकेशन चेंज करने लगते हैं। मुझे लगता है कि साइमल्टेनियस रेड्स का एक नतीजा है कि हम इनके पूरे गिरोह को पकड़ पाए।
क्योंकि जब भी हम किसी व्यक्ति से बात करते थे वो बोलता था कि मैंने पैसा निकाल के थर्ड आदमी को दे दिया। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में या ऐसे साइबर फ्रॉड में रहता है कि आप पूरी चेन के एंड चेन को अगर पकड़ लेंगे तो मुझे लगता है कि वही चीज़ हमारी टीम ने करके दिखाई है। और मुझे लगता है कि 14,500 किलोमीटर खुद चले हैं और मैंने खुद देखा है कि हम लोग जब मॉनिटर करते थे अभी भी टीम जो है लगातार 48 घंटे से बिना सोए वापस अभी दिल्ली से लेके आई है। अभी आरोपियों को हम लोग कोर्ट में पेश करेंगे, फिर रिमांड वापस लेंगे और करीबन 10 बार तो टीम्स, विभिन्न टीम्स जो हैं वो वाराणसी, नोएडा, गाजियाबाद सब जगह गई हैं। और ये ना केवल एक अनटायरिंग प्रोसेस रहता है पर व्यक्ति को हमेशा का अमूमन ये रहता है, आस नहीं रहती है कि कभी फाइनेंशियल फ्रॉड्स का पैसा वापस निकलेगा। पर मुझे लगता है कि जो टीम्स ने काम किया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था और बहुत ही महत्वपूर्ण था कि ऑलमोस्ट करीबन 40 लाख रुपीज़ कैश, पर साथ साथ इनकी जो भी कंपनीज ये चला रहे थे उनके सारे डॉक्यूमेंटेशन, इनका जो पूरा कॉल सेंटर चल रहा था उस कॉल सेंटर की सारे डिटेल्स, प्लस इन्होंने इनके पैसे से यूज़ करके जो गाड़ी परचेज करी थी उस गाड़ी को भी, मुझे लगता है कि सारी चीज़ों से एक चीज़ तो बहुत सिद्ध है कि यदि हम लोग पूरी फाइनेंशियल ट्रेनिंग को चेक करना चाहें तो उसको करा जा सकता है। और मैं पूरी टीम का धन्यवाद देता हूँ, खासकर दारिमा साहब जो हमारे इंस्पेक्टर अभी इन्होंने बालाघाट ज्वाइन किया है, और इनके साथ जो भी सब इंस्पेक्टर्स थे, चाहे वो इसके विवेचक जौनवार हों, सब इंस्पेक्टर अभिमन्यु हों, दिलीप हों, इन सभी लोगों ने, और हमारी साइबर की टीम खासकर चाहे वो अभिलाष हों या कृष्णा हों, इन लोगों ने जितना अच्छा काम किया है इसमें, मुझे लगता है कि मैडम खुद क्योंकि यहाँ बैठी हुई हैं उनको भी शायद उम्मीद नहीं होगी और हमें भी शुरुआत में थोड़ी उम्मीद कम थी क्योंकि पैसा एक बार विड्रॉ हो जाता है तो बड़ा डिफिकल्ट होता है उसको ट्रेस कर पाना। बट हमारी टीम ने किया। मुझे लगता है कि ये बाकी लोगों को भी एक संदेश है कि प्लीज़, इससे पहले भी जब मैं यहाँ पोस्टेड था मुझे पता है हमारी मलाजखंड की एक रिटायर्ड महिला थी, ऑल्दो उनका अमाउंट 6-6.5 लाख का था, पर फिर भी हमने जब उस ट्रेन को पूरा खोला था तो उसमें कई लोग इसमें इन्वॉल्व मिले थे। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये जो अंतर्राज्यीय गिरोह था ये वर्तमान में महाराष्ट्र क्राइम ब्रांच भी इनकी तलाश में है। जिला इंदौर की मऊ पुलिस जो है उनके यहाँ भी इनसे संबंधित इनका अपराध है। धार में धामनोद थाना जो है उसकी पुलिस को भी इनकी तलाश थी और काफ़ी समय से ये सारी पुलिस इनकी तलाश तो कर रही थी पर पूरी चेन कभी पकड़ी नहीं जा रही थी। सभी जो कंसर्न पुलिस स्टेशन हैं उनको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दें और इन्फॉर्मेशन देने के बाद वो जो उनके यहाँ की वैधानिक कार्रवाई है वो उसको सुनिश्चित कराएंगे। अभी इसमें से कुछ आरोपी जिनको हम फर्स्ट फेज में उठा के लाए थे, मुझे लगता है 10 दिन के रिमांड पे थे, आज उनको वापस पेश करेंगे और उन 10 दिन के रिमांड में हम उनको गाजियाबाद भी लेके गए, नोएडा लेके गए, उसके बाद वाराणसी भी लेके गए, तो जहाँ जहाँ से, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप पूरी चेन एक बार में खोल लेंगे, अदरवाइज वो पैसे का ट्रांजेक्शन में मिलते नहीं हैं। तो मुझे चीज़ सभी लोगों के लिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइम। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है, धोखाधड़ी हो रही है, प्लीज़ 1930 पे कॉल करें जिससे कि इमीडिएटली पैसे की चेन को रोका जा सके। ये आप जितना डिले करते हैं उतनी ही पॉसिबिलिटी रहती है कि पैसा विड्रॉल हो जाता है। और एक बार कभी बड़ी सिटीज़ में दिल्ली में अगर कैश विड्रॉल हो गया तो बड़ा मुश्किल रहता है उस व्यक्ति को ट्रेस कर पाना, क्योंकि इसमें भी हमें कई बार पता चला कि सभी लोग मजदूर वर्ग के हैं। जो आप बाकी लोगों को देखेंगे जिनके नाम पे खाते खुले हैं सभी कोई मजदूर वर्ग का है, बहुत ही निम्न क्या बोलते हैं इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से आते हैं और उनका मिसयूज़ किया जाता है। तो आप सभी के माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा कि प्लीज़, एक तो पहली बात, ऐसी कोई दुनिया में पॉलिसी स्कीम नहीं है जो आपको रिटायरमेंट के बाद कुछ इन्वेस्टमेंट लेके आपको कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगी। सेकंड चीज़ कि आप लोग अगर कभी भी आपको फाइनेंशियल फ्रॉड की जरा सी भी भनक लगती है, इमीडिएटली 1930 पर संपर्क करें। और उसी के साथ साथ हमने आजकल थाना कोतवाली में एक पूरा ऊपर साइबर सिस्टम स्टार्ट करा है जो कि हमारा साइबर नोडल का काम करेगा, जो कि सभी प्रकार के फाइनेंशियल फ्रॉड्स की अगर कंप्लेंट्स आती है और आपसे खुद कंप्लेंट दर्ज नहीं हो पा रही है तो अगर आप कोतवाली थाने में भी आएंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे कि वहाँ पर इमीडिएटली आपका जो है इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें। सर, इसी कार्ड के अलावा और भी कुछ इससे देखिए और कुछ नहीं होगा। सुनिएगा थोड़ा सा एक बार। सर, ये कार्ड के अलावा और दूसरा भी मामला है कि नाम जी, मैं वो बता रहा हूँ ना आपको कि महाराष्ट्र क्राइम ब्रांच की पुलिस है, उसमें करीबन 2.5 करोड़ रुपए का फ्रॉड के लिए ये फरार चल रहे हैं। क्राइम ब्रांच मुंबई की टीम ने मुझे लगता है दो महीना पहले एक बार रेड डाली थी पर वो असफल रहे थे, किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाए थे। एक किसी को गिरफ्तार करके गए थे और शायद उनकी कोई भी रुपए की बरामदगी नहीं हो पाई थी। इसी प्रकार जो मैंने आपको बताया इंदौर पुलिस में मऊ और जिला धार में धामनोद पुलिस, इनके बारे में डिटेल्स अभी हमारे पास हैं। परंतु मुझे लगता है कि जब इनके बैंक अकाउंट की लंबी हम लोग एक बार वापस रिवर्स चेकिंग करेंगे तो बहुत सारे ऐसे फरियादी हमें मिल सकते हैं अन्य जगह पे। इसमें एक पुणे में भी एक अपराध है, पुणे का एक फ्रॉड है और एक पंजाब का। पंजाब की भी एक ऐसी रिटायर्ड टीचर या कोई अधिकारी कर्मचारी है जिनके साथ इन्होंने इस प्रकार का फ्रॉड किया होगा। नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मजदूर को तो पता ही नहीं है कि उसके नाम पे खाता खुल गया। बाकी उनका ATM, उसका मोबाइल फ़ोन, सारी चीज़ जो है वो फ्रॉडस्टर्स की खुद की होती है। सिर्फ आपसे तो आपका पैन कार्ड या आधार कार्ड जो है
वो अकाउंट ओपनिंग के लिए दिया गया, आपसे एक बार बायोमेट्रिक कराया गया, अकाउंट का ई-केवाईसी हो गया। जैसे ई-केवाईसी हो गया उसके बाद उन्होंने आपको बताया कि जब राशि आएगी आपकी प्रधानमंत्री आवास की या किसी की, तो आपको सूचना दे देंगे। तो आप उसी आधार में, कई लोगों को, मजदूरों को तो पता भी नहीं है कि उनके कितने खाते खुले हुए हैं, ये ऑथेंटिकेशन कराने के नाम पे। सर बैंक ऑफिस तो सबसे पहले मैंने ऑनलाइन वो बीमा पॉलिसी लिया था। तो सबसे पहले राहुल सक्सेना जी का मेरे पास में फ़ोन आया, और राहुल सक्सेना थे नहीं थे ये मैंने ध्यान नहीं दिया, तो मेरी गलती है। तो उन्होंने ये बताया कि आपका बीमा का क्लेम आया हुआ है करीब 10 लाख, और मैंने बीमा लिया था तो मुझे यकीन हो गया कि 2 सप्ताह में आया होगा। तो उन्होंने इस बीमा के नाम पे मुझसे कंटिन्यू मतलब धीरे धीरे उसको कंपनी में जोड़ने लगा, और बोले कि आप इस कंपनी में भी अपना रिटायरमेंट का पैसा या जो भी पैसा आपके पास में इसको इन्वेस्टमेंट कर लेती हैं तो आपको भविष्य में इसका अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो मैं सर उनकी बातों में फंस गई, और धीरे धीरे ऐसे करते 2 महीने तक मैं लगातार RTGS के माध्यम से बैंक के थ्रू मैंने उनको पैसा भेजा। ऐसे करते करते सर मेरे 44 लाख रुपये RTGS के माध्यम से उनके अकाउंट में जमा। आपको कब शक हुआ? सर ये पैसा मेरा गया 19 से 24 सितंबर 24 में मेरी उनसे बातें चल रही थी, लेकिन 19/2 से मैंने पैसा डालना चालू किया। नहीं, शक कैसे हुआ? शक सर जब उनके मोबाइल बंद होने लगे धीरे धीरे, फिर नंबर बदलने लगे, तब मुझे शक